हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर से 16 अगस्त की 16 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो 15 अगस्त की जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके सेलिब्रेशन से। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले के अंदर में अब तक की प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी जो स्पीच है वो दी, जहां पर लगभग 103 मिनट तक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे देश को यहां पर एड्रेस किया। इसी बीच में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने बताया कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी जो थीम है वो नए भारत की। और यहां पर जो थीम के साथ साथ जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है वो ये दिखाता है कि हमारे देश के पास जो कैपेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सेल्फ रिलायंस है उसकी तरफ हमें यहाँ पर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से हमारे कितने सारे इंपोर्टेंट सेक्टर के अंदर में विदेशी कंपनियों के ऊपर और विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम उन सबको यहाँ पर छोड़कर अपना खुद का, जिस तरह से हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर में मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आए हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंस ले और हर एक क्षेत्रों के अंदर में खुद का प्रोडक्शन करे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो स्वदेशी था उसको यहाँ पर वापस लाने की जरूरत है। जैसे हिस्ट्री में 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आया था और हमारे जो गुड्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी थी और उसकी वजह से हमारी जो कई सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। यहाँ पर देश को एक स्वदेशी 2.0 चाहिए और यहाँ पर जो सरकार है उसको प्रमोट करना चाहती है। यहाँ पर जब सेल्फ रिलायंस की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे सेक्टर को उठाया, जहां पर उन्होंने पहली बात की जेट इंजन की। जिस तरह से इंडिया जो है अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है तेजस उसको बना रही है, लेकिन जो जेट इंजन है, जो कावेरी इंजन है, वो अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि हम उसकी मास्टरी कर पाए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो जेट इंजन है वो इंडिया खुद से मैन्युफैक्चर करे, ताकि अगर हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे जो नए एयरक्राफ्ट है उनको बनाए, तो जिस तरह से अभी हम तेजस के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक्स जो यूएस की कंपनी है उसके ऊपर निर्भर है, जब वो हमें इंजन देगी उसके बाद ही जो तेजस है वो बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम हर एक क्षेत्र के अंदर में अपनी सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन, जहां पर समुद्र के धरातल के अंदर में हम ये एक्सप्लोर करके पता लगाएं कि हम वहां पर कितने इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए जो समुद्रयान मिशन है उसको भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर के अंदर में जिस तरह से सुधांशु शुक्ला जो एक्सिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, हमारी स्पेस इंडस्ट्री को हम वो चाहते हैं कि हमारा जो गगनयान मिशन है उसके बाद भारत का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन हो और हम जो है वो स्पेस सेक्टर के अंदर में सेल्फ रिलायंट होकर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी खुद से कर सकें और बाकी के जो देश है वो यहां पर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें, हम खुद में कैपेबल हो जाए। अलग अलग सेक्टर आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और टर्म दी जहां पर जो सोशल मीडिया सेक्टर है, यहां पर उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूएस बेस्ड हैं या वेस्ट कंट्रीज के बेस हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे पास इतने सारे कैपेबल साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और इंडिया जो है अगर वो चाहे अपनी खुद की सोशल मीडिया एप्स और जो प्लेटफॉर्म्स बनाना तो हम बना सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास 140 करोड़ का एक बेस है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है और अगर यहाँ पर भी जो एप्स हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से काम करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया यूपीआई सिस्टम का, कि जिस तरह से यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है जो इंडिया ने बनाया और विश्व का एक लौता ऐसा स्टार्टअप है जो रियल टाइम में जो पेमेंट है वो करता है। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया के पास इतनी सारी कैपेबिलिटी है तो इसीलिए हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कई सारे क्षेत्रों के अंदर में कहा और सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कही कि 2047 जब हमारा देश 100वीं वर्षगांठ बनाएगा स्वतंत्रता की, तब हमारे देश को एक विकसित देश होना है और उसके लिए यहां पर हमें काम करने पड़े।
उन्होंने कई सारी स्कीम लॉन्च की, जहां पर उन्होंने पहला कहा कि 2047 जब हम विकसित देश हो जाएंगे और 100 साल हमारी आजादी को हो जाएंगे, तब हम जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी है उसको 10 गुना बढ़ा लेंगे। यहां पर 10 गुना बनाने का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम 10 गुना बढ़ाकर जो थर्मल एनर्जी है उसको रिडंडेंट करेंगे, और जिससे जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ नौकरियां जो हैं वो चाहते हैं कि देश के अंदर में आए। यहां पर उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली, जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो जॉब सीख करते हैं और जो पहली बार जो जॉब लगेगी उसको 15,000 रुपए जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जो एम्प्लॉय। वहीं जो एम्प्लॉयर है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा, जहां पर 3,000 रुपए जो है वो सरकार देगी। इस तरह की स्कीम जो है वो कल से ही लागू हो चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो उनकी सरकार लेके आई थी, और यहां पर अब कुछ बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीएसटी के अंदर में अलग अलग स्लैब, 0% स्लैब है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, फिर 5%, 12%, 18%, 28%, यहां पर अब दिवाली तक वो चाहते हैं कि नए रिफॉर्म्स हो और जो रेट है वो सिर्फ 2 रहे, जहां पर 5% और 18% जो टैक्स है वही लगे। यहां पर उन्होंने कहा कि इससे जो कंजम्पशन है उसके अंदर में असर पड़ेगा। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने हमारे ऊपर, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए उसका असर जो है हम नलिफाई कर देंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और अगर हम हमारी इंटरनल कंजम्पशन को बढ़ा देंगे तो उससे हमें बाहर एक्सपोर्ट करने से जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसके अंदर की नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में जो हमारी सरकार है वो पुश करेगी और दिवाली तक इसकी कंसेंसस बना लेगी कि जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर में कटौती की जाए। यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जिस तरह से अगर मान लीजिए किसी के ऊपर में 18% टैक्स लगता था या 12% टैक्स लगता था, अब वो 5% की स्लैब में आ जाएगा, तो जो टैक्स के अंदर में कटौती होगी तो उससे आप या मैं जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसके अंदर में हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, और इससे जो इंटरनल कंजम्पशन है वो बढ़ सकती है और यहां पर इंडियन मार्केट जो है वो फ्लरिश कर सकती है। यहां पर एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन रिफॉर्म्स के बारे में कहा है। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की बात की है, जहां पर कुछ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की। यहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन देश के अंदर में जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो आकर यहां पर रह रहे हैं, जो इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर में जो यहां पर यूज कर रहे हैं, उसको यहां पर हमें रोकना पड़ेगा। जब हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकेंगे और उसके साथ साथ ये पुश करेंगे कि अगर आपको इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए तो आप सही तरीके से आइए, और जब कोई सही तरीके से आएगा तो उससे हमारे पास एक प्रॉपर डाटा रहेगा और हमारे जो इंडियंस हैं उसको पूरे के पूरे फायदे मिल सकते हैं हर एक रिसोर्सेस के। ये जो पुश है यहां पर, ये पुश जो है जहां पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को यहां पर आरएसएस और बीजेपी जो है वो सेम अलाइन पर। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आरएसएस जो अपने 100वां साल मना रही है उसको भी यहां पर एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे संगठन जो है जो देश की भलाई के लिए काम कर रही हैं, और हमें ऐसे संगठन जो हैं वो बहुत ज्यादा चाहिए। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो सुदर्शन चक्र मिशन है उसको लॉन्च करने की बात की। सुदर्शन चक्र जो लॉर्ड कृष्णा का अस्त्र है, और जिसको यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुश किया, जहां पर उन्होंने कहा कि अब हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा, और यहां पर उन्होंने कहा कि जो ये होगा ये पूरी तरह से इंडिजिनियस होगा। अभी भी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने काम किया, उसके अंदर में S-400 जो रशियन मेड है उसका इस्तेमाल किया। यहां पर इंडिया चाहता है कि 2035 तक हम हमारा खुद का सुदर्शन चक्र बनाएं, और उस सुदर्शन चक्र से हमारे ऊपर आने वाले जितने भी हमले हैं उनको हम यहां पर रोक सकें। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात और कही है कि 2035 तक वो चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये तैयार हो जाए और इंस्टॉल हो जाए,
यहां पर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहां पर हमारी मिलिट्री फैसिलिटी है, सिर्फ वहां पर सुदर्शन चक्र नहीं होगा, उसके साथ साथ डैम्स और जितने जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के और जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी यहां पर प्रिजर्व करने की बात हो रही है। तो यहां पर जो इंडिया है वो एक ऐसे अम्ब्रेला के अंदर में होगा जहां पर जो सुदर्शन चक्र है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो पूरे भारत के अंदर में होगा और हमारे ऊपर अगर कोई मिसाइल अटैक होगा तो हम उसको निस्तार-नाबूद कर सकेंगे। लास्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जिस तरह से यूएसए ने हमारे ऊपर 50% के टैरिफ अनाउंस किए, 25% के टैरिफ क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ है, और उसके बाद 25% जो एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाए कि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि हम रशियन ऑयल को परचेज करते रहेंगे क्योंकि ये हमारे देश हित में है, हमारे लोगों के हित में। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की जो धमकी यूएसए हमारे ऊपर डालना चाह रहा था कि वो चाहता था कि हमारे एग्रीकल्चर मार्केट का जो एक्सेस है वो उसको मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम हमारे यहां पर उन्होंने कहा कि वो अपने फार्मर्स के सपोर्ट के अंदर में है और किसी भी देश को यहां पर हमारी मार्केट का एक्सेस नहीं देंगे। लास्ट में सब बात होने के बाद एक बात जो है वो पाकिस्तान की भी करनी चाहिए, जहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह स्पेशली मेंशन कर दिया है कि हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरने वाले। यहां पर उन्होंने कहा कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम आपको जो वाटर सप्लाई है वो नहीं होगी और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहां पर उन्होंने चेता भी दिया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आपके अंदर घुसकर जो अटैक किया है, जो आज तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं, उस तरह का अटैक हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो है वो ना ले। आपका इस बारे में क्या विचार था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से अनाउंसमेंट की है उसके अंदर में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। वो स्टेट्स के अंदर में जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था उससे रिलेटेड है, जहां पर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने यहां पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंदर में कहा कि जो सेंटर गवर्नमेंट है यहां पर जो स्टेट के राइट्स है उनको कर्टेल करने का काम कर रही है। यहां पर जो स्वायत्ता, जो स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। यहां पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो तमिलनाडु की सरकार और सेंटर के बीच में, जहां पर गवर्नर आर एन रवि के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड है, फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा है। कई सारे मुद्दे जो हैं वो यहां पर उठाना चाह रही है और यहां पर अगली साल इलेक्शन होने वाले हैं और जो तमिल अस्मिता का जो मुद्दा है वो तमिलनाडु के अंदर में इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहां पर एम के स्टालिन ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की बात। जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन के अंदर में एक इंपॉर्टेंट कदम आया है वो असम से आया, जहां पर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन असम के अंदर में हो रहा है और अगर ऐसे ही होता रहेगा और अगर हम इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोकेंगे तो अगले 2 डिकेड के अंदर में कोई अननोन चीफ मिनिस्टर आ सकता है। यहां पर अननोन चीफ मिनिस्टर का मानना यह था कि जिस तरह से असम की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर में बदलाव हो रहा है और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी आकर असम के अंदर में यहां पर रह रहे हैं, यहां पर एक पूरा ड्राइव चलाना पड़ेगा जहां पर असम के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको यहां पर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट है और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे मेक इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल और मेक इन इंडिया जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो बताता है कि इंडिया अपने एक अच्छे स्वर्णिम काल के अंदर में जा रहा है। यहां पर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्वदेशी की बात की है, यहां पर उन्होंने कहा कि वो भी यहां पर प्रमोट करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर में स्वदेशी टेक है उसको यहां पर प्रमोट किया जाए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो टेरर अटैक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते।
यहां पर उमर अब्दुल्ला टारगेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटहुड का मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कहा था, जहां पर मैंने कल आपको बताया था कि जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा था कि जो स्टेटहुड है वो अभी रिजॉल्व नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट अभी कोई डायरेक्टिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ है तो ये दिखाता है कि यहां पर सेंटर की जो भागीदारी है वो जरूरी है। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, यहां पर उन्होंने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जो है उसको यहां पर हमें टारगेट करना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो सी फूड एरिया के अंदर में जो टैरिफ लगे हैं यूएसए की तरफ से, जो उनका नुकसान होगा फार्मर्स के लिए, एक स्पेशल पैकेज जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार लेके आई। वहीं केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने कहा कि यहां पर हमें गार्ड करने की जरूरत है कि जो कम्युनल हार्मनी है उसको मेंटेन करके रखे और हमारी जो स्वायत्ता है वो पूरी तरह से रहनी चाहिए। लास्ट में जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी कल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के अंदर में अपने वक्तव्य दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु के ऊपर, यहां पर इंडिया जो है उसको विश्व गुरु के रूप में आगे आना चाहिए और जिस तरह से वर्ल्ड के अंदर में जो दिक्कतें हैं उनको यहां पर सॉल्यूशन देना चाहिए। यहां पर उन्होंने अर्ज किया कि हमारी सरकार को जितने भी वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट हैं यहां पर भागीदारी करनी चाहिए और जो शांति बहाली है उसके अंदर में इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है। ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, जहां पर अलग अलग जो एजेंसीज, अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर क्या क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट है यहां पर कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, उनके जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंदर में क्या किया, उन्होंने भी यहां पर जो बीजेपी की सरकार है उसको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो सवाल उठाए हैं, यहां पर कुछ मूलभूत जो परिवर्तन है उसकी रिक्वायरमेंट है। यहां पर उन्होंने टारगेट किया कि जो बीजेपी है वो किसी भी इमोरल एक्टिविटीज के अंदर में घुस सकती है, वो सिर्फ पावर की भूखी है और यहां पर ये जो चार्जेस हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। उसके बाद जो जयराम रमेश, जो कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं और प्रवक्ता हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरएसएस को यहां पर क्रेडिट दिया और आरएसएस को एक्नॉलेज किया है, यहां पर यह दिखाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, यहां पर यह दिखाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो रिफ्ट है वो दिखाई देती है। यहां पर उन्होंने और कुछ सवाल उठाए, जहां पर उन्होंने कहा कि आपने आरएसएस का नाम लिया, आपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम नहीं लिया और ये बहुत गलत बात है। उन्होंने टारगेट किया जो आरएसएस है वो कभी भी स्वतंत्रता के सपोर्ट में नहीं थी। यहां पर जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद ना कर आपने जिस तरह से आरएसएस का नाम लिया है, ये उनके लिए एक अपमान की तरह है और यहां पर जितने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका अपमान किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपका जो ये सेलिब्रेशन था, जहां पर कांग्रेस पार्टी, अलग अलग चीफ मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या कहा है और इससे रिलेटेड आप जो भी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर कल मैंने बताया था कि बादल फटने की घटना हुई थी, जहां पर 50 लोग जो है मारे गए थे। अब जो डेथ टोल है वो बढ़कर 60 तक पहुंच चुका है और 70 लोग जो है वो अभी भी मिसिंग है। यहाँ पर बादल फटने की घटना की वजह से साथ साथ जो मलबा आया था उसके अंदर में जो जम्मू कश्मीर की पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब है, जो राहत और बचाव के कार्य हैं वो उसके अंदर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन सब ने बताया कि जो राहत और बचाव कार्य है वो पूरे जोरों से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है उसकी जांच होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हरियाणा से, जहां पर इलेक्शन का मुद्दा था और इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा था वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का था, जहां पर हरियाणा के अंदर में एक सरपंची इलेक्शन था, जहां पर पानीपत के बुआना लोखा जो विलेज है यहां पर सरपंची का इलेक्शन हुआ था 3 साल पहले। और 3 साल पहले जो रिजल्ट अनाउंस हो गया था और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो मोहित कुमार है वो सेकंड नंबर पर। इसके बाद जो मोहित कुमार है उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर में गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और यहां पर उन्होंने ईवीएम की जो है वो दोबारा से काउंटिंग करवाने की बात की थी। उसके बाद जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है उन्होंने इनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फाइनली जस्टिस मिला है और अब मोहित कुमार जो है वो फाइनली विजेता घोषित कर दी गई। 3 साल पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब
उनको 300 वोटों से हार हो गई थी और अब फाइनली वो जीते हुए बताए हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवेन किया और जो काउंटिंग है पूरे के पूरे सरपंच इलेक्शन की वो करवाई थी सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर में, और फाइनली ये वर्डिक्ट आया। यहां पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स यहां पर इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां पर अब जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो सवाल जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, उसके बाद जो बीजेपी है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन यहां पर अब हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया उसके अंदर में हमें पारदर्शिता चाहिए और कुछ मूलभूत जो परिवर्तन है वो करने की रिक्वायरमेंट। हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर आ रही है हमारी वो सूरत से है, और सूरत के अंदर में है डायमंड इंडस्ट्री, और वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो डायमंड हब है वो है सूरत। यहां पर सूरत के एक्सपर्ट से पूछा गया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के जो टैरिफ हैं वो लगाए हैं, और उसके बाद जो एडिशनल है वो 25% के टैरिफ इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि उसका इंपैक्ट जो है वो डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर में नहीं पड़ने वाला है। जो यूएसए जितने भी टैरिफ लगा दे, इंडिया यहां पर नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। यहां पर उन्होंने कहा कि सूरत जो है वो लगभग मोनोपोली रखता है, वर्ल्ड के 90% जो डायमंड्स हैं वो सूरत आकर ही जाते हैं और यहां पर कोई भी असर नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, और जिस तरह से हम सेल्फ रिलायंट डायमंड इंडस्ट्री में हुए हैं, इसी तरह से अगर हम हर एक सेक्टर में हो जाएंगे तो हमें किसी भी टैरिफ का कोई भी खतरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो मलयालम इंडस्ट्री से, जहां पर कल मलयालम इंडस्ट्री की जो आर्टिस्ट फाउंडेशन है यहां पर एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, जहां पर जो श्वेता मेनन और उसके साथ साथ जो कुकू हैं यहां पर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी चुन ली गई। यहां पर यह चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि के हेमा कमेटी बनाई गई थी, और के हेमा कमेटी ने कहा था कि मलयालम इंडस्ट्री के अंदर में जो वुमेन उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इसके बाद जो मोहनलाल, जो मलयालम इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जो पहले प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और के हेमा कमेटी के बाद अब दोनों की दोनों जो महिलाएं यहां पर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी चुनी गई हैं, और उसी के साथ अब मलयालम इंडस्ट्री के अंदर में जो फीमेल्स के साथ जिस तरह का बर्ताव होता था उसके अंदर में अब बदलाव हो जाए। यहां पर इसी तरह का जो बदलाव है वो हमें पूरे देश के अंदर में चाहिए, तभी जाकर जो हमारी जो फीमेल्स उनको हम ज्यादा से ज्यादा हर एक सेक्टर के अंदर में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है यहां पर मीटिंग हो रही थी। प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल जो है वो ह्यूमंस ने इसलिए किया था कि उसको जल्दी बनाना भी इजी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी आती है, लेकिन उसके जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो पूरे विश्व को दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पर एक अर्ज किया था कि 185 देश साथ में आए और साथ में आकर ये डिसाइड करे कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर में कुछ रोक लगाई जानी चाहिए। यहां पर एक कंसेंसस जो है वो पिछली 3 मीटिंग से नहीं बन पाया, और इस बार की मीटिंग के अंदर में भी जो दोनों गुट हैं वो अलग अलग रहे। यहां पर 2 गुट, पहला जो है जो प्लास्टिक बनाता है, जो प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा कि इससे उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है, और यहां पर उन्होंने कहा कि वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग अभी भी करती रहेंगी, लेकिन उन्होंने रिसाइकल को बात की। वहीं जो दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंटल कंसर्न रखती हैं, उन्होंने कहा कि हमें प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, और इसी कंसेंसस के ना बन पाने की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट वो अभी भी प्लास्टिक के इंपैक्ट्स को देखता रहेगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो दोनों की दोनों खबरें इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है उसको दिखाती है। जो पहली खबर है हमारी वो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया और यूएसए है वो साथ में काम करेंगे और मॉडर्न चैलेंजेस टुगेदर को फेस करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे मान के चलिए हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कोई बात करें और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उससे उल्टी बात करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन यूएसए के अंदर में ऐसा हो रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा रहे हैं 25% के, वहीं उनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि यहां पर वो चाहते हैं कि इंडिया और यूएसए मिलकर काम करें और जितने भी जो चैलेंजेस हैं मॉडर्न चैलेंजेस उनको यहां पर फेस करके उनको रिमूव किया जा सके, और उनको टैकल करने के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है।
जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से रिलेटेड है, जहां पर जेलेंस्की ने मदद मांगी है इंडिया से, जहां पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन वार क्या खत्म अगर करना है तो यहां पर इंडिया की इंपॉर्टेंट भागीदारी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उन्होंने फोन पे बात की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और यहां पर उसके बाद अब जेलेंस्की ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सितंबर के अंदर में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं 26 सितंबर को, तो यहां पर उनके साथ बातचीत की जाए। ये इंडिया की इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर हमारी वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग हुई अलास्का के अंदर में उससे रिलेटेड है। अलास्का जो यूएस की टेरिटरी है, और जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है ये पहली बार हुई थी। यहां पर ये जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद पहली बार यूएस के राष्ट्रपति और जो रशिया के राष्ट्रपति है वो मिलने वाले हैं। यहां पर अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं निकल के आया है कि इसकी मीटिंग से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो फाइनली रिजॉल्व हो सकती है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ये जो मीटिंग है स्टार्टिंग है, इसके बाद एक ट्राई पार्टी मीटिंग होगी जहां पर वो चाहते हैं कि यूक्रेन, रशिया और यूएस से आए और फाइनली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है फाइनली खत्म हो सके। इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट आएगा और जो भी प्रेस ब्रीफिंग आएगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इजराइल से आई और इजराइल ने अपना जो ईवन प्लान है उसको शो किया। ईवन प्लान क्या है? जो फिलिस्तीन है वो इस समय 2 ही जगह पर है, एक तो वेस्ट बैंक में है और एक गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप की जो गाजा सिटी है उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल हमास की जंग चल रही है। वहीं पर जो वेस्ट बैंक है यहां पर इलीगल सेटलमेंट कर रहा है इजराइल। इसी बीच में जो ईवन सेटलमेंट प्लान था जो 20 साल पहले आया था, लेकिन इजराइल ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन कल ये बात पता चली थी कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार है वो ईवन सेटलमेंट को करने वाली है, जहां पर ईस्ट जेरूसलम जो है उसको जो वेस्ट बैंक की बाकी सिटीज है उससे हटा दिया जाएगा। यहां पर अब यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट विंग है उन्होंने बताया है कि ये जो है ये इंटरनेशनल लॉ का ब्रेकेज है, और अब देखना ये होगा कि क्या जो यूनाइटेड नेशन है वो इजराइल के ऊपर में कोई इसका इंप्लीकेशन करेगा, कोई सैंक्शंस लगाएगा, और उसका इंप्लीकेशन क्या होगा। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो तुर्की से आई है, जहां पर तुर्की के जो राष्ट्रपति अर्दवान उन्होंने जिस तरह से जो अपने राइवल पार्टी के जो प्रेसिडेंट नेता थे उनको जिस तरह से यहां पर अरेस्ट कर दिया था, उसके बाद अब यहां पर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, जहां पर कल तुर्की पुलिस ने लगभग 44 लोगों को यहां पर अरेस्ट कर लिया। वो ये चाहते थे कि अर्दवान जिस तरह से अपने पॉलिटिकल राइवल्स को यहां पर जेल के अंदर में डाला है करप्शन चार्जेस के अंदर में, ये गलत है और यहां पर डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जो लास्ट की 2 खबरें हैं वो एशिया से आई है, जहां पर पहली खबर जो है वो चाइना से आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से E3 नेशंस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में जो सैंक्शंस लगाए हैं गलत। कल मैंने आपको बताया था कि E3 के अंदर में यूके आता है, फ्रांस आता है और जर्मनी आता है। इन 3 देशों ने कहा था कि वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले। अब यहां पर चाइना ने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएसए ने पहले JCPOA एक्ट से जो एक एक्ट साइन हुआ था, जहां पर जो P5+1 जिसके अंदर में जर्मनी को भी इंक्लूड किया गया था, और उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस में जो ढिलाई दी गई थी बराक ओबामा के टाइम पर, यहां पर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो सैंक्शंस हटाए और उसके बाद जिस तरह से यहां पर अटैक किया था, यहां पर E3 देशों ने जिस तरह से अब सैंक्शंस लगाए हैं टोटली गलत। जो लास्ट खबर आ रही है वो पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर में भी फ्लैश फ्लड हुई और फ्लैश फ्लड के अंदर में 200 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। यहाँ पर जो घटना है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की जो नॉर्मल टेरिटरी है यहाँ पर दोनों जगह हुई है, जहां पर 200 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं और हजारों लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मिसिंग बताए। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khele YouTube channel. Thank you.